नाज़रीन, ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ताजा तरीन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ताजा तरीन जो खबरें हैं, ताजा तरीन जो एस्टिमेट है वो यही अब जो रिजल्ट है, जो जिस तरह मामला जा रहे हैं, एक बात तो ये तय हो चुकी है कि अमेरिका और अरब्स की जो पार्टनरशिप है उसके दिन गिने जा चुके हैं। ये पार्टनरशिप अब नहीं चल सकती। हां, ये बात भी क्लियर है कि अभी तक अरब्स को ये समझ नहीं आ रही कि अमेरिका का अल्टरनेटिव क्या है। वो अमेरिका के ऊपर इतना ट्रस्ट करके बैठे हुए थे कि पता नहीं अगले 200 साल अमेरिका ही ने इधर बैठे रहना और अमेरिका ही ने इनको जो है वो प्रोटेक्ट करना है। जिस लेवल के ऊपर ये पार्टनरशिप जब आगे चली गई थी और जिस तरह से ये मुकम्मल डिपेंडेंट हो गए थे अमेरिका के ऊपर, तो अब इनको ये बात सही है कि समझ में नहीं आ रही है कि फौरी अल्टरनेटिव क्या है अगर अमेरिका नहीं है तो, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो लेकिन यह बात भी तय है कि यह फैसला हो चुका है कि अब हमने अल्टरनेटिव की तरफ जाना है, उसको तलाश करना है, अपनी सिक्योरिटी को देखना है कि अब वो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह बात है कि इस पार्टनरशिप के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और आने वाले दिनों में वो तब्दीलियां और रिजल्ट्स भी आपको नजर आएंगे। और अभी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो दोहा पहुंच रही है। जो रिस्पांस हो सकता था, जो इजराइल ने बदमाशी की, उसका रिस्पांस हो सकता था, इक्विवेलेंट रिस्पांस क्या हो सकता था? आपकी इंसल्ट हुई है, इक्विवेलेंट रिस्पांस आप कैसे दे सकते थे जैसे ईरान ने दिया? या तो आप जवाब में मिसाइल जब वो फायर करते, ये था इक्विवेलेंट रिस्पांस, वो नहीं दे सके। दूसरा इक्विवेलेंट रिस्पांस क्या हो सकता था कि ये इतना प्रेशर क्रिएट कर देते अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर, इतना थ्रेट करते और ऐसे इकदाम उठाते कि इजराइल मजबूर हो जाता गजा में सीजफायर के लिए, या फिर अमेरिका मजबूर हो जाता गजा में सीजफायर के लिए। ये इस बात का इक्विवेलेंट रिस्पांस था और जो इजराइल ने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है ये उसका बिल्कुल इक्विवेलेंट रिस्पांस था। सब कहते कि भाई ठीक है, इन्होंने जवाबी हमला नहीं किया तो कम से कम गजा में तो सीजफायर करवाया, यानी इन्होंने इतना थ्रेट कर दिया और इजराइल मजबूर कर दिया, इन्होंने अपनी ताकत का क्या खूब इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये दो इक्विवेलेंट रिस्पांस हो सकते थे, दोनों जो है वो इन्होंने नहीं दिए। बाकी जो भी है वो फेस सेविंग है। तीसरी बात जो अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि चाइना खुलकर मदद को आ चुका है। चाइना फलस्तीन की मदद कर रहा है, चाइना अरबों के साथ मामला को बढ़ा रहा है, मिडिल ईस्ट की बाकी रियासत खासकर ईरान के साथ मामला को आगे बढ़ा रहा है। पहली बार यह कंफर्मेशन नेतन्याहू के मुंह से आई है। नेतन्याहू ने पहली बार चाइना का नाम लिया है और चाइना के खिलाफ उसने एक तरह से ऐलान जंग करने की जब कोशिश की है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे खिलाफ एक मुल्क जो है वो खामोशी के साथ हाईएस्ट लेवल के पर मदद कर रहा है और उस मुल्क का नाम है चाइना। यह नेतन्याहू ने जब वो बात की है और रूबियो के दौरे के दरमियान ये बात हुई है। अब चाइना को दरमियान में नेतन्याहू क्यों घसीट रहा है और पहली बार उसका नाम क्यों ले रहा? चाइना हेल्प कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हेल्प तो जारी है। तो फिर अब चाइना का नाम जब क्यों लिया जा रहा है? जाहिर है चाइना की हेल्प भी बढ़ती चली जा रही है और जब से एससीओ का समिट हुआ है उसके बाद से ये और मामला आगे बढ़ रहे हैं और अरबों को जो पेशकश है वो चाइना से, रशिया से आ रही है। अभी अगला जो मंथ है उसमें अरब लीडरशिप मॉस्को भी जा रही है। तो वाई चाइना? कुछ महीने कबल एक असम्पशन हमने आपके सामने रखी थी, एक एस्टिमेट हमने आपके सामने रखा था कि अगर अमेरिका और चाइना जंग की तरफ जाते हैं, यानी कोल्ड वॉर, अगर ये दोनों कोल्ड वॉर की तरफ जाते हैं तो अमेरिकन जो सपोर्ट है वो इजराइल के लिए बढ़ेगी। चाहे इजराइल जो मर्जी करे, चाहे अमेरिका के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर आए, वो इजराइल की सपोर्ट खत्म नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ जंग कहां पर होनी है? एशिया में। एशिया में उनका सबसे ताकतवर और बड़ा इत्तेहादी कौन है? इजराइल। और फिर बैठा भी मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट वो कि आपने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए मिडिल ईस्ट का कंट्रोल जरूरी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब चाइना के साथ जंग होने जा रही है, वो एशिया में जो बैटलफील्ड होगा उसमें अपने सबसे बड़े इत्तेहादी से क्यों कर पीछे हट जाएंगे और क्यों कर उसको कमजोर होने देंगे, बल्कि वो उसको ग्रेटर इजराइल की तरफ लेकर जाएंगे ताकि ये मजीद ताकतवर हो और अमेरिकन जो हेजमनी है वो थ्रू इजराइल मजीद जो है वो स्टैब्लिश हो। और इसलिए अब इजराइल जो है, चूंकि वहां पर अमेरिका फर्स्ट की मूवमेंट जारी है कि इजराइल हमारे किस काम का है, तो इजराइल यहां पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट है अगेंस्ट चाइना। ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है। इजराइल अपने आप को इस तरह से पोजीशन और पोर्ट्रे कर रहा है कि आपकी जंग चाइना से है, चाइना के खिलाफ जो फ्रंट लाइन स्टेट है वो हम हैं। तो इस तरह से पोजीशन कर रहा है। दूसरा, चाइना के खिलाफ महाज खोलने की जरूरत क्यों पेश आई है? उसकी वजह नाज़रीन यह है कि आपने देखा अरबों के ऊपर हमला हुआ, वो कोई जवाब नहीं दे सके, और बाकी जिनके साथ इजराइल लड़ रहा है कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है। इजराइल जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो सुपर पावर्स ने अपने डर्टी वर्क के लिए रखी हुई है, ठीक है ना। इसलिए इजराइल जो मर्जी क्राइम्स करता चला जाए, और वो फखरिया क्राइम्स करता है, वो फखरिया लोगों को असैसिनेट करता है। दुनिया की कोई रियासत अपने साथ ये शोहरत नहीं जोड़ना चाहती कि हम लोगों को असैसिनेट करते हैं, हम नए नए तरीकों से लोगों को असैसिनेट करते हैं। ये कोई अपने साथ ये शोहरत जो है वो नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन इजराइल फखरिया ये कहता है। तो सुपर पावर्स ने असल में इजराइल को रखा हुआ है अपने डर्टी वर्क के लिए, और ये इस बात भी अरबों को सीखनी चाहिए और मिडिल ईस्ट के मालिक को, वो कभी इजराइल से पीछे नहीं हटेंगे। तो जब तक एक नई सुपर पावर के इंटरेस्ट इजराइल के इकदामात के साथ टकरा नहीं जाते, इजराइल के वजूद के साथ टकरा नहीं जाते, तब तक इजराइल समझता है कि उसको कोई खतरा नहीं है। तो चूंकि चाइना का राइज हो चुका है और हो रहा है, तो इसलिए अब चाइना को इजराइल अपने लिए थ्रेट समझ रहा है। क्योंकि जब एक दूसरी सुपर पावर इमर्ज करेगी
तो सारा कि चाइना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो इसराइल नहीं कर सकता, इसराइल बैक वक्त चाइना और अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं कर सकता, इस तरह से अपने आप को पोजीशन तो नहीं कर सकता। और चाइना का वैसे भी जो अलायंस है वो अरब और अजम के साथ बन रहा है, जिसके साथ इसराइल की लड़ाई है। तो चाइना जो है ना वो इसराइल के वजूद के लिए एक बड़ा, यानी कोई भी अगर मुतबादल पावर इमर्ज करती है तो इसराइल उसको अपने लिए खतरा समझता है। तो इसलिए अब उसने महाज वो चाइना के खिलाफ खोल दिया है। ज़ाहिर है कि इसका और एक फुलिश बिहेवियर है, लेकिन ये फिर देखिए बात यह है कि आपने एक ऐसी एंटिटी काम कर रखी है जिसको चलाने के लिए वायलेंस चाहिए, जिसको चलाने के लिए जंगें चाहिए, जिसको चलाने के लिए झूठे नैरेटिव्स आपको बनाने हैं। तो इसलिए 100 साल के बाद भी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो झूठ, वायलेंस, जंगें और आगे भी यही हैं। तो या तो ये एंड ऑफ टाइम है या फिर ये एंड ऑफ इजराइल है, क्योंकि ये दोनों चीजें चल नहीं सकती है। मुसलसल जंगें नहीं हो सकती है, मुसलसल वायलेंस, मुसलसल झूठ नहीं चल सकता है। तो या तो एंड ऑफ टाइम आ रहा है या फिर ये एंड ऑफ इजराइल है, ये दोनों में से जो एक चीज है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि चाइना आ चुका है और यही नेतन्याहू जो है वो 80s के अंदर सोवियत यूनियन के खिलाफ भी लॉबिंग कर रहा था, सोवियत यूनियन को कोलैप्स करवाने के लिए। इसके ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें यह कह रहा था कि सोवियत यूनियन को तोड़ देना चाहिए। हालांकि आपको दिलचस्प बात अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं तो अमेरिका और यूरोप से भी बड़ा सपोर्टर इसराइल के क्याम के लिए सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन इसराइल का, और इवन यूनाइटेड नेशन में सोवियत यूनियन ने यह कहा कि अमेरिका डिले कर रहा है इसराइल की सपोर्ट में। सोवियत यूनियन सबसे बड़ा सपोर्टर था क्योंकि जो उस वक्त ज़ायनिस्ट लीडरशिप थी वो ईस्टर्न यूरोप से थे और सोशलिस्ट माइंड के थे। तो सोवियत यूनियन ये समझता था कि ये इसराइल हमारा मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, लेकिन बाद में फिर उनको अंदाजा हुआ कि नहीं, ये तो मामला उल्टा है। तो फिर सोवियत यूनियन जो है वो उसने मिडिल ईस्ट की बाकी रियासतों को सपोर्ट करना शुरू किया। और वैसे भी इसराइल जिस पर हमला करता था सोवियत यूनियन फिर उसकी हेल्प को आता था, यानी जो मिस्र है बाकी मुल्कों की मदद को। तो इसलिए इसने लॉबिंग शुरू कर दी सोवियत यूनियन के कोलैप्स की, और अब ये चाइना के खिलाफ जब खुलकर आ रहा है। अच्छा जी, अब नाज़रीन चूंकि इन्होंने कोई प्रॉपर एक्ट नहीं लिया तो इसका मतलब ये फेल हो चुके हैं जंग को रुकवाने में, और मिडिल ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट्स को जो है वो एक डायरेक्शन देने में ये फेल हो चुके हैं। तो अब बाकी ताकतें इमर्ज होंगी और वो इसराइल का सामना करेंगी, जिसमें मैं आपको बता दूं हमास पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आपको नजर आएगी। हमास की एक स्ट्रेंथ तो है ना गजा में कि उनके पास कितने फाइटर्स हैं, कितने असला है, कितना उनकी कैपेबिलिटीज वहां पर बची हुई है, एक ताकत वो है। लेकिन दूसरी बड़ी ताकत उसकी आइडियोलॉजी है, जो अब पूरे रीजन तो क्या पूरी दुनिया में वो बढ़ चुकी है। और अमेरिकन यंगस्टर कह रहे हैं कि वो हमास को प्रेफर कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। तो पूरे रीजन जो है उसके सामने ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो अरब्स की डॉक्ट्राइन थी इसराइल के सामने वो फेल हो चुकी है, और जो हमास और रेजिस्टेंस की डॉक्ट्राइन है, जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स इसराइल, यही सही रास्ता है। तो हमास आपको ज्यादा ताकतवर होकर नजर आएगी और दीगर भी फोर्सेज जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर इमर्ज अब करेंगी, क्योंकि ये अपना कोई डिसाइसिव रोल अदा करने में ये स्टेट जब वो फेल हो चुकी है और एक्सपोज हुई है पूरी तरीके से। तो इसलिए अब गजा के अंदर देखें कि जो इसराइल ने अब जमीनी ऑपरेशन भी वहां पर अग्रेशन शुरू कर दिया है, तो उसका भी रद्देमल जब आना है। और अभी इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की तरफ जा रहा है। जाहिर है कि अभी खबर ये आ जाएगी अगले 24-48 घंटों में कि क्या उसकी भी ग्रीन लाइट जो है वो दी जा चुकी है, और गजा में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉम्बिंग है, उसका भी रद्देमल जो है वो आना है। तो हमास और बाकी रेजिस्टेंस आपको ज्यादा पावरफुल होकर नजर आएगी। अच्छा, अगली बात यह है, ट्रंप ने कहा था 2018-19 के अंदर सऊदी अरेबिया को मुखातिब करते हुए, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया को मुखातिब करते हुए ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की थी जो आज के तनाजुर को समझने के लिए बड़ी रेलिवेंट है। ट्रंप ने कहा था इन तमाम बादशाहों को और खासकर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया को कि वी प्रोटेक्ट यू, हमारे बगैर तुम 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकते। यह ट्रंप की उस वक्त स्टेटमेंट है कि हमारे बगैर तुम 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकते, हमने तुमको जब बचाकर रखा हुआ है। तो देखिए अब यह फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये जो मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर रियासतें हैं, जो कि सारी मोनार्कीज हैं, सारी बादशाहतें हैं, इसमें जमहूरियत तो कोई भी नहीं है ना, सारी बादशाहतें हैं, और अमेरिका ये ओपनली कह रहा है कि हाँ, इन बादशाहों को चलाते हम हैं, इनको बचा के हमने रखा हुआ है, अगर हम ना हो तो ये 2 महीने जो वो नहीं टिक सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये मोनार्की जो है वो कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, और इसी चीज को अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया हुआ है। यानी अमेरिका ने इनको जैसे अपना जो है वो पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, और ये इसी खौफ के कैदी बने हुए हैं कि भाई ये हमारी हुकूमतें गिर जाएंगी। अब आप देखिए, चूंकि हर रियासत का अब ये कतर पर हमले के बाद और जो एक बड़ा रिस्पांस नहीं दिया गया, इक्विवेलेंट रिस्पांस नहीं दिया गया, तो उसके बाद ये डिबेट जब मजीद आगे बढ़ी है। देखिए, हर मुल्क के अंदर एक खानदान है, उसकी बादशाहत है, लेकिन हर खानदान के अंदर जिसकी बादशाहत है और उसका जो नुमाइंदा बैठा हुआ है, उसके राइवल भी हैं। भाई दूसरे भी तो शहजादे हैं ना, वो भी तो बादशाह बनना चाहते हैं। हर मुल्क के अंदर यही सूरत हाल है। तो जिनकी गवर्नमेंट इस वक्त है, जो इस वक्त इन अथॉरिटी हैं, जो बादशाह हैं, उनको मुसलसल चलाने के लिए अमेरिका उनको इंटेलिजेंस फराहम करता है कि आपका मुखालिफ क्या कर रहा है, उनको जो मिलिट्री सपोर्ट दी हुई है। यानी ये डे टू डे अफेयर्स हैं, ये डे टू डे अफेयर्स हैं कि भाई क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, रीजन में जो एक जो भी डायरेक्शन होगी वो अमेरिका और ये मुल्क मिलकर जब डिसाइड करेंगे। ईरान के साथ ईरान खतरा है तो भाई सब मिलकर ईरान के खिलाफ जाएंगे।
अंदर भी जो मोनार्कीज वो चला रहे हैं, जैसे देखें आपकी अपनी फौज होती है ना, आपकी अपनी सिक्योरिटी होती है जो आपकी गवर्नमेंट को चला रही होती है। तो ये अब ये इतना खुलकर ये बातें सामने आ रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बाकी चीजें सामने आ रही हैं कि ये मोनार्कीज तो बिल्कुल चल ही रही हैं अमेरिकन सपोर्ट के ऊपर, कि अमेरिका उसको डे टू डे अफेयर्स में भी जो है वो लेकर चल रहा है कि भाई इंटेलिजेंस भी वो फराम कर रहा है कि क्या कोई अंदर बगावत की कोशिश तो नहीं हो रही, क्या अंदर कोई ऐसे इत्तेहाद की जो है वो कोशिश तो नहीं हो रही, क्या कोई तहरीक तो नहीं उठने वाली है, ठीक है ना। ये सारा अमेरिका तो इतने ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट है। और फिर अमेरिका को सूट करता है ये मोनार्कीज, क्योंकि अगर यहां पर जमहूरियत आएगी तो इजराइल जो अपने आप को कहता है द सोल डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट, एक तो उसका वो एडवांटेज चला जाएगा। जब जमहूरियत आएगी, आपको पता है ये 20वीं सेंचुरी के अंदर सोवियत यूनियन और ब्रिटिश ये चाहते थे, वेस्ट ओवरऑल ईरान में जमहूरियत के ये सबसे ज्यादा मुखालिफ थे, और इन्होंने वहां पर पार्लियामेंट भी कायम हुई और एक जमहूरी प्रोसेस शुरू हुआ। इन्होंने बाकायदा हमला कर दिया उस जमहूरियत को रोकने के लिए। वाई? क्योंकि ये उनके ऑयल के ऊपर काबिज थे और ये समझते थे कि तो जब जमहूरियत होगी तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर इन तमाम मुल्कों में अगर डेमोक्रेसी होती, अब इसका ताल्लुक गजा से क्या है और फ्यूचर के साथ क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर जमहूरियत होगी तो फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई अमेरिका के साथ किस किस्म के मुआहदे आप करके बैठे हुए, क्या अमेरिका के साथ पार्टनरशिप हमारे फायदे में है या नहीं है। तो ये सारे सवाल उठेंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर फिर कायम ही नहीं रह सकता। तो उनको मोनार्कीज ही सूट करती हैं। और देखें इन्होंने जो वेपन्स लिए हुए हैं, अब जरा कतर की जो अब मजीद डिटेल्स आ रही हैं। कतर और अमेरिकन जो फौज है उनकी जो आर्मी है, कतर की अपनी आर्मी है, ठीक है, और उनका वो बाकायदा मतलब बैठे हुए हैं, एयर डिफेंस मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कतर के पास अपना एयर डिफेंस भी तो है ना, जो उन्होंने अमेरिका से खरीदा है, बरतानिया से खरीदा। उनके पास अपने फाइटर जेट्स भी हैं और बड़े एडवांस फाइटर जेट्स हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके साथ ये वाकया हुआ है कि उसके पास इतने एडवांस फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, उसके पास F-16 खड़े हुए हैं, उसके पास यूरोपियन फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, उसके पास दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस नस्ब है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर यह वाकया हुआ कि दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस और एडवांस जंगी त्यारे, वहां पर हमला हुआ, जहाज बाहर से आए, हमला करके चले गए, इनको पता ही नहीं है। तो इसे अब क्या खबर आ रही है कि कतर की जो आर्मीज हैं वो इतना ट्रस्ट डेवलप कर चुकी थी अमेरिकन आर्मीज के ऊपर कि वो अपनी ड्यूटीज पर समटाइम ऐसा होता है कि अमेरिकन ही बैठे हैं, अमेरिकन ही को वो बिठाकर चले जाते हैं, ठीक है आप ख्याल रखें। तो जब ये हमला हुआ है इजराइल का, तो उस वक्त भी ड्यूटीज पर सारे के सारे अमेरिकन ही बैठे हुए थे। तो इससे ये बात साबित हुई कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं कर सकते, और दूसरा आप जंगी त्यारे खरीद कर और इस तरह एयर डिफेंस खरीद कर और डिप्लॉय कर दे, इससे सिक्योरिटी हासिल नहीं होगी। क्या सिक्योरिटी आउटसोर्स करने से हासिल नहीं होती, ये अगर आपके अपने लोगों के हाथ में होगी तो ही आप सिक्योर हैं। यानी कतर ने बेहतरीन बंदोबस्त किया हुआ था, बेहतरीन एयर डिफेंस डिप्लॉय था, अच्छा खासा जदीद फाइटर जेट्स डिप्लॉय थे, और फिर खुद अमेरिका बैठा हुआ था कतर को डिफेंड करने के लिए। यह बेहतरीन बंदोबस्त था जो कतर समझता था कि उन्होंने किया है, और सेम बंदोबस्त है वो बाकी तमाम खलीजी रियासतों में भी सेम बंदोबस्त है। इसलिए तो वो भी हिल गए ना कि भाई हम भी तो यही कुछ लेकर बैठे हुए हैं। अगर ये सारा कुछ कतर को नहीं बचा सका तो इसका मतलब हमें भी नहीं बचा सकेगा, और इसका मतलब कि अमेरिकन को नहीं ट्रस्ट कर सकते कि अमेरिकन ख्याल रखेंगे। तो ये इसलिए इसको फुलिश बिहेवियर कहा जा रहा है ना, अमेरिका में ट्रम्प इंतजामिया का फुलिश बिहेवियर है कि आपने इतना बड़ा ट्रस्ट जो कई दहाइयों में कायम हुआ, आपने उसको तोड़ दिया है। अब अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किस सूरत नहीं कर सकते, हाँ फौरी निकाल भी नहीं सकते, लेकिन जिस लेवल के ऊपर ट्रस्ट चला गया था वो बिल्कुल जो है वो फारिग हो गया। तो बुनियादी बात यह है कि अब ये मोनार्कीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा इस प्रेशर में आ गई हैं कि अपनी सिक्योरिटी भी मैनेज करनी है और मोनार्कीज को भी चला के रखना है, क्योंकि ये जमहूरियत के लिए जाने के लिए तो तैयार नहीं है, या कोई उस ऐसे सिस्टम के लिए जाने के लिए तो तैयार नहीं है जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। अब देखना, ना इनकी अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, ना इनकी कल्ट मिलिट्री है, नेशनलिस्ट लेवल की कोई मिलिट्री है। तो वो तभी कायम होगी जब आप जाएंगे एक अल्टरनेटिव सिस्टम के लिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसमें पता होता है कि भाई कौन से मुआहदे हुए हैं, क्या बात हो रही है अमेरिका से बाकी नेशंस के साथ। तो ये इस हमले ने ना बिल्कुल बहुत कुछ चेंज करके रख दिया है। यानी अब इन मोनार्कीज का चलना, क्या ये इसी तरह से चलकर अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकते हैं, या फिर अब इनको वो वक्त आ गया है कि अब इनको दूसरे अल्टरनेटिव सिस्टम्स की तरफ जाना है। तो असल सबसे बड़ी रुकावट प्रोग्रेस की खुद ये मोनार्कीज बन गई हैं, क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते। अब देखना, कतर के अमेरिका के साथ क्या मुआहदे हैं, ये पब्लिक भी नहीं है। हो सकता है वहां पर ये मुआहदे में लिखा हो कि इजराइल हमला करेगा तो हम नहीं बचाएंगे। ये जो वेपन्स इनको दिए हुए हैं, हो सकता है मुआहदे में ये लिखा हो कि भाई ये वेपन जब इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। और ये तो साबित हो गया ना कि किल स्विच उनके पास है, वो एक बटन दबाएंगे, आपके फाइटर जेट्स भी फेल, आपका एयर डिफेंस भी फेल। तो वो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन्होंने किया था हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर, वो सारा जो है वो फारिग हो गया।
तो अब ये बहुत बड़ा शिफ्ट वहां पर हो रहा है, डिबेट जारी है, मिलिट्री लीडर्स है वो मिलने जा रहे हैं कि भाई आगे करना क्या है और मोनार्कीज कैसे चलेंगी और सिक्योरिटी सिस्टम कैसे आएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने खड़ा होगा। अगली बात जो अब सामने आ रही है, मजीद इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। उधर इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिकन ने कोई एक्ट नहीं किया, तो अमेरिकन ने जो वेपन्स दिए हुए हैं अरब्स को, अमेरिकन को पता है ना ये कहां कहां पर डिप्लॉयड हैं। तो अगर अमेरिकन को पता है तो आपको क्या लगता है कि इजराइल को नहीं पता होगा? भाई इजराइल को पता है कि इनके वेपन्स, इनके एसेट्स कहां पर डिप्लॉयड हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। ईरान के बारे में उनको नहीं पता, तुर्की के बारे में भी उतना नहीं पता। इनके तो सारे एयर डिफेंस और सारे फाइटर जेट्स कहां खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्या एसेट्स हैं, कैसे काम करते हैं, ये तो सब उनको पता है, ये तो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। तो फिर आप तो बिल्कुल फेल हो गए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फेल हो गए हैं। यही चीज है कि अब इनके पास, अब ये रुक नहीं सकते हैं, अब इनका अपना सर्वाइवल भी हर सूरत में दांव पर लग चुका है। अब इनको आगे बढ़ना है, हर सूरत बढ़ना है, क्योंकि जो दहाइयों का सिलसिला चलता चला आ रहा था, जो स्टेटस को था, इजराइल ने वो हमला करके जब वो तोड़ दिया है। और देखिए कतर और फिर गजा में क्या फर्क है। कतर पर भी तो उन्होंने ऐसे ही हमला किया जैसे गजा पर वो कर रहे हैं। उनके जहाज आए, हमला करके चुपके से वापस चले गए, ना आगे से कोई जवाबी रिस्पॉन्स है, ना उनके जो जहाज हैं उनको हमला करते हुए किसी मुश्किल का जब सामना करना पड़ा। जहाज, चलो ये होता ना कतरी जहाज जवाब में उड़ते, कोई आगे से जवाबी अटैक करते, भाई हमला तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वापस जाते हुए जहाजों पर भी तो हमला हो सकता था। कतरी जहाज तो उड़े ही नहीं, वो तो बेसिस पर खड़े रहे। और इवन जब वापस जा रहे थे इजरायली जहाज, वो उनको रिफ्यूल भी किया गया, एयर फ्यूल किया गया उनको। उस दरमियान तो बेहतरीन मौका होता है उन जहाजों पर अटैक करने का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ईरान को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ही है जो विल भी रखता है, जो कैपेबिलिटी भी रखता है। ना इनके पास विल है, ना इनके पास कैपेबिलिटी है। ईरान ने किसी से पूछा नहीं, किसी से सोचा नहीं जवाबी अटैक करने के लिए, बस उन्होंने कर दिया, और उन्होंने अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी कर दिया, ठीक है ना। तो ना इनके पास विल है, ना, इसलिए वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और आज फिर आपको अंदाजा हुआ कि ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया वो कितनी बड़ी बहादुरी थी। ये जवाब में एक पटाखा नहीं चला सके, ईरान ने तो भिड़ गया वो इजराइल और अमेरिका दोनों से। तो इससे और जॉर्डन ईरानी मिसाइल गिरा रहा था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी आप कह लें कि ताकत है जिसका ईरान ने मुजाहरा किया है। और फिर अगली बात देखिए, इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था ईरान के खिलाफ, ठीक है ना। तो अमेरिका ने तो असल में इनको एक्सपोज कर दिया ना, तो एक्सपोज तो फिर ये सारों के सामने हुए। इनकी ताकत जो बनाई गई थी कि भाई ये ईरान हमला करेगा, तो अमेरिका ने तो इनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती किया कि इनको इनकी ताकत ही एक्सपोज कर दी है। इसका मतलब कि ये आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकते, ये आगे से जवाब ही नहीं दे सकते। और इनके पास अच्छी खासी एयरफोर्स है, ये बात सुन लें। इवन कतर के पास बेहतरीन एयरफोर्स है, अमेरिकी और यूरोपीय फाइटर जेट्स है वो इनके पास खड़े हुए हैं, और वो हरकत भी नहीं की उन्होंने। तो अब अगर ये जंग नहीं कर रहे तो फिर आगे से जवाब में कौन करेगा? तो जवाब में बाकी ताकतें खड़ी होंगी। हमास आपको मजीद जब वो नजर आएगी, उसकी ताकत नजर आएगी, बाकी फोर्सेस मिडिल ईस्ट के अंदर इमर्ज करेंगी, क्योंकि ये इनके हाथों से अब मामला निकल गए, बहुत हद तक जब निकल गए, क्योंकि उधर से नेतन्याहू कह रहा है कि मैं मजीद हमला करूंगा बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्कों के ऊपर, और गजा में जो कुछ हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है। आज यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन है उसने पहली बार रिपोर्ट जारी कर दी है, और उसने कहा कि इजराइल जेनोसाइड कमिट कर रहा है। अब ये कितनी बड़ी बात है। ये जो यूएन कमीशन है, पिछले 15-20 दिनों से इसके अंदर जो है वो स्टाफ सामने आ गया, और यूएन के लोग ऑफिशियल सामने आ गए कि आप रिपोर्ट जारी करें। तो अब इसने पहली बार ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि इजराइल जब जेनोसाइड कर रहा है। तो मतलब कोई रही से कसर भी अब इस रिपोर्ट के बाद निकल गई है कि वो बिल्कुल बात एस्टैब्लिश हो गई है कि जेनोसाइड फलस्तीनियों के साथ हो रही है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ी पेन से फलस्तीनी जब वो गुजर रहे हैं। तो उसके बाद यानी एक गजा में रिएक्शन जो आ रहा है, एक वो ऊपर से अभी ये रिपोर्ट जारी हो गई है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त क्योस है और हंगामी सूरत हाल है। और जब इतने लेवल के ऊपर मामला चले गए कि जेनोसाइड लाइव हो रही है और दुनिया नहीं रुकवा पा रही, तो इसका मतलब आपका जो पूरा अमन स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया है, और आप एक बहुत बड़े आतिशफशां के फटने की तरफ जा रहे हैं। बरतानिया में अब इस रिपोर्ट के ऊपर रिएक्शन आ रहा है कि फौरी तौर पर इजराइल के लिए असला जो बंद किया जाए, और बरतानवी एमपीज कह रहे हैं कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं है इजराइल के लिए। इस रिपोर्ट ने साबित किया है कि वो पूरी इस्तिस्ना के साथ ये हमले कर रहा है। और ट्रंप आज से दौरा शुरू कर रहे हैं बरतानिया का। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इजराइल को जब वो पुनिश किया जाए, और यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है वो मीटिंग करने जा रहा है अगले 24 घंटों में, और टू अडॉप्ट न्यू मेजर्स अगेंस्ट इजराइल। इसमें देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सैंक्शंस और ये वो करने जा रहे हैं, देखते हैं, अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है। और उर्दगान ने कहा है कि नेतन्याहू इज लाइक अ रिलेटिव ऑफ द हिटलर, ये हिटलर का रिश्तेदार है, उर्दगान ने कहा है। अच्छा, उधर जो मामलात हैं वेनेजुएला के अंदर वो बड़े खराब हो गए। अमेरिका ने कोलंबिया को भी ड्रग लिस्ट में शामिल कर दिया कि इनसे भी, यानी जो इल्जाम वो वेनेजुएला पर लगाकर हमला कर रहे थे वो उन्होंने कोलंबिया के ऊपर भी लगा दिया। यूएस एड्स कोलंबिया टू ड्रग लिस्ट ड्राइंग पेट्रोज रिब्यूक। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये जंग वेनेजुएला के खिलाफ नहीं है, पूरे रीजन के खिलाफ है। तो अब ये बात सामने आ गई। और ट्रंप एलेज सेकंड यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएलियन बोट किलिंग 3, एक और बोट के ऊपर जब उन्होंने हमला कर दिया, तो वो एस्केलेशन भी वहां पर हो रही है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।